हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर दिए जहां पे डिटेल में हमने इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, डॉबरनर-स्टाइट्स क्या है, न्यूलैंड्स लॉज क्या है, हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। लाइन वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको ऑलरेडी पता ही है अलजेब्रा ज्योमेट्री का सारा पोर्शन मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों की प्लेलिस्ट में उसके रिस्पेक्टिव वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 5। सबसे पहले आते हैं एटॉमिक साइज पे। यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स दैट साइज वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई चीज कितनी जगह ले रही है वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, राइट? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। इसी तरह एटम को अगर मेजर करना है तो उसकी साइज इंडिकेट करते हैं एटॉमिक रेडियस से, ठीक है? एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ये सेंटर है, ये आउटर मोस्ट जो उसका पेरिफेरी है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। इसी तरह एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये एटम का न्यूक्लियस है बीच में, और ये जो लास्ट शेल होता है ना इलेक्ट्रॉन का, उसमें जो डिस्टेंस होगा वहां तक, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे सर्कल का रेडियस होता है वैसे ही सेम वे में एटॉमिक रेडियस होता है। एटॉमिक रेडियस में सेंटर की जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियस, और ये जो पेरिफेरी पे होता है आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर। नया यूनिट है आपके लिए, पिकोमीटर, पीएम, एएम पीएम वाला पीएम नहीं, पीएम मतलब पिकोमीटर वाला पीएम, विच इज स्मॉलर देन नैनोमीटर। अब मेरे को पता है आपको नैनोमीटर भी नहीं याद है, बट नैनोमीटर एक यूनिट हमने स्टडी किया था इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, तो उससे भी छोटा। देखो यहाँ पे कन्वर्जन क्या दिया है, 1 पिको मैंने पिको मोटर बोल दिया, पिको मीटर है, ठीक है? 1 पिको मीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। कितना छोटा दिख रहा है? 0.0000 ऐसे करके आएगा अगर मीटर में लिखोगे तो। Some elements and their atomic radii are given here. कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उनके एटॉमिक रेडियस दिए हैं। ये एलिमेंट्स रैंडम ऑर्डर में दिए गए हैं। By referring to the modern periodic table, find out the periods to which the above elements belong. Clearly समझ में आ रहा है? देखो LIBE याद है कहां पे होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लीबे, बोली, चलोना, ऑफिस। ये एक नेमोनिक है जिससे मैंने ये पीरियड याद किया था। ऐसे एक और नेमोनिक है BBC न्यूज वाला, बहुत ही इजी है। एक लेक्चर में सिर्फ नेमोनिक्स पे लेने वाला हूं जहां पे आपको मैं बताऊंगा एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं। अभी पीरियोडिक टेबल पीछे टेक्स्ट बुक में करके देख लीजिए। टेक्स्ट बुक नहीं खोला है, चुपचाप टेक्स्ट बुक खोलो पहले साइड में, पीछे पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें आपको दिख जाएगा कि ये सारे एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में है। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फाइंड आउट द पीरियड्स, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 2। सेकेंड क्या दिया है? अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। मैथमेटिक्स में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर किया था 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, जब हालत खराब हो जाती थी करने में। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको आता होगा, तो चलो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। मतलब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है 152 है लिथियम, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लिथियम 152। फिर क्या आ रहा है लिथियम के बाद? बेरिलियम 111, तो वो लिख दिया बेरिलियम 111। ऐसे करके ये सारा एक टेबल में बनाना है। चलो बताता हूं आपको कैसे आएगा। वो ऐसे आ रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है? अब देख लो यहां पे क्या दिया, ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड पूछ रहा है, डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये जो टेबल आया, जो हमको अभी यहां पे मिला है, ये सेकंड पीरियड से मैच करता है क्या? चलो देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जाके। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये टेबल यहां पे पेस्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे ये सेकंड पीरियड है अपना। इसमें पहले आता है लिथियम, हाँ लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन। पैटर्न दिखा क्या? पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम से शुरू करके जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है ना? पैटर्न दिख रहा है, लिथियम का 152 है, बेरिलियम का 111 है एटॉमिक रेडियस। ऐसे कर करके जब आप नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन का रेडियस क्या आ रहा है? एटॉमिक रेडियस 66। ये यूनिट्स क्या है? पिकोमीटर, 66 सेंटीमीटर या मीटर नहीं है, ठीक है? तो ये पैटर्न दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। तो हम लोगों ने पहले ये आंसर कर लिया, डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यस, सेम वैसा ही पैटर्न है, लेफ्ट टू राइट अब जा रहे हैं तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आ रहे हैं।
विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम? सबसे लेफ्ट में था लिथियम, 152 एटॉमिक रेडियस, सबसे बड़ा एटम। और स्मॉलेस्ट एटम कौन है? स्मॉलेस्ट एटम यहां पे 66, ऑक्सीजन। ठीक है। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड? ट्रेंड मतलब उतार चढ़ाव, क्या हो रहा है वहां पे? ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। हमने देखा जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहा था। मतलब आप कोई भी पीरियड में, इधर सेकेंड पीरियड बोला है, सेकेंड पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, वो पीरियोडिक ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया, आपने सिर्फ देखा है, अब आप भी ऑब्जर्व कर लेना। तो ये पैराग्राफ देखते हैं अभी। You will find that the atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. Yes, it does. The reason behind this is as follows. While going from left to right within a period, the atomic number increases one by one. Atomic number बढ़ रहा है, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. Atomic number मैंने कैसे याद करवाया था? पैन नंबर, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था ना, देखो यहां पे लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3, बेरिलियम का 4, बढ़ रहा था, देखो बोरॉन का 5, 6, ऐसे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? उसमें एक प्रोटॉन ऐड होता जाएगा। लेकिन स्मार्ट बच्चे रिकॉग्नाइज करेंगे कि प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है ना? अगर मैं न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा डालूंगा तो बाहर पेरिफेरी में एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये उसके अराउंड शेल्स हैं, यहां पे एक प्रोटॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक और ऐड किया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक और ऐड किया, एक और ऐड होगा। तो रेडियस कम क्यों हो रही है? रेडियस तो सेम रहनी चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन है ये सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। बट बच्चों ये समझ लो, ये शेल जो है वो एक स्टैटिक चीज नहीं है, रुकी हुई चीज नहीं है। ये शेल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव प्रोटॉन जो बढ़ रहे हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो ये प्रोटॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है बट प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, और बढ़ा हुआ प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता जाता है, ये खींच खींच के शेल को अपने नजदीक ले लेता है, और सर्कल जो है वो छोटा छोटा होते जाता है, और एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है। ठीक है, यही एक्सप्लेन किया है उसने पैटर्न। देखो यहां पे, while going from left to right within a period, the atomic number increases one by one, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. एक प्रोटॉन बढ़ा, एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। करेक्ट। लिथियम में 3 प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस में, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसमें 3 प्रोटॉन है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? 3 पॉजिटिव। जैसे ही आप बेरिलियम पे जाओगे तो 4 प्रोटॉन हो जाएगा, तो बीच में चार्ज क्या हो जाएगा? 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पावरफुल होता जाएगा, जितना पावरफुल होता जाएगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ही जोर से खींचेगा। और पहले अगर शेल इतना बड़ा था, ठीक है, न्यूक्लियस यहां पे, तो 4 हो गए प्रोटॉन, तो ये शेल थोड़ा और छोटा हो जाएगा। फिर 5 पॉजिटिव हो गए तो और छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये प्रोटॉन शेल को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके। However, an additional electron gets added to the same outermost shell. शेल नहीं बढ़ रहे हैं, शेल सेम रह रहे हैं। एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शेल्स नहीं बढ़ते, वही शेल में, सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ये सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख के दिए थे। लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, और जोर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड देयरबाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। आया समझ में? इसीलिए डिक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट क्या दिया है? सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडियाई आर गिवन हियर। ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। By referring to the modern periodic table, find out the groups to which above elements belong. काफी सिंपल है ये, दिख रहा है लिथियम। लिथियम क्या है? 2,1। आपको पता है कि ये कौन से ग्रुप में है? इसका फर्स्ट, ये देख लो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में है। ऐसे ही आप आगे सारे एलिमेंट्स देखेंगे तो ये फर्स्ट ग्रुप में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लो एक बार, ठीक है। Arrange the above elements vertically downwards in an increasing order of atomic radii. ग्रुप को हम लोग कॉलम में अरेंज करते हैं ना, इसलिए उसने बोला vertically downwards। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? देखो, अरेंज द above elements in a decreasing order, मतलब आप लेफ्ट टू राइट अरेंज कर लो, बिकॉज पीरियड हॉरिजॉन्टल होता है और ग्रुप कॉलम में होता है ना, वर्टिकल। तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स आपको वर्टिकली डाउनवर्ड्स वे में अरेंज करने। कैसे आएगा? तो मैंने यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स वे में ये सारे एलिमेंट्स अरेंज कर दिए। देखो, पहले मैंने लिखा लिथियम 152, फिर आया
देख लो 186 सोडियम, फिर आया पोटेशियम 231, फिर आया आरबी रुबीडियम 244, फिर आया सीसियम 262। ठीक है, इस तरह मैंने ये टेबल बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, ये टेबल को थोड़ा साइड में कर देते हैं। डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देख लेते हैं टेबल वहां पे डाल के कि ये जो पैटर्न आ रहा है ये ग्रुप 1 से मैच हो रहा है क्या। ये रहा अपना ग्रुप 1। देखो पहले आता है लिथियम 152, हाँ भाई ग्रुप 1 में है। फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर उसके बाद सीसियम। पैटर्न मैच हो रहा है, देखो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है सारे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे यस इट मैचेस। एंड आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। पीरियड में क्या हो रहा था, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा था, लेकिन ग्रुप में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। आया समझ में? पक्का दिख रहा है ना? 152, 186, 231, सीसीएम पे पहुंचते पहुंचते एटॉमिक रेडियस 262 पिकोमीटर हो गया है। ओके, तो हम लोगों ने थर्ड का आंसर दिया यस इट मैचेस द पैटर्न ऑफ द ग्रुप 1। चौथा क्वेश्चन पूछा है which of the above elements have the biggest and the smallest atom? biggest किधर है, सीसियम 262 पिकोमीटर्स, और स्मॉलेस्ट है लिथियम जिसका एटॉमिक रेडियस है 152 पिकोमीटर्स। What is the periodic trend observed in the variation of the atomic radii down a group? जैसे जैसे when you go down a group the atomic radius increases। दिख रहा है 152 से बढ़ते बढ़ते 262 पहुंच गया, तो ये पीरियोडिक ट्रेंड है। ओके, हमने इसमें इधर ये भी पढ़ा था कि इसमें क्या हो रहा था, करेक्ट, और हमने इसमें भी देख लिया ग्रुप में क्या होता है। तो ये 5 क्वेश्चंस आंसर किए तो हमको काफी चीजें समझ में आ गई कि एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड आता है। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, जब आप ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। यू विल फाइंड दैट व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। देख लिया हम लोगों ने। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड। मैंने आपको पीरियड में बताया था कि पीरियड में क्या होता है, यही शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं अलग अलग एलिमेंट में आगे बढ़ते बढ़ते। पर ग्रुप में क्या होगा, एक शेल में इधर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही नया एलिमेंट आएगा नेक्स्ट एलिमेंट, आप सोडियम पे जाएंगे लिथियम से तो एक शेल ऐड हो जाएगा, सोडियम के बाद आप पोटेशियम में जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाएगा। तो जैसे एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा यहां से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे आप आरबी पे आओगे तो और एक शेल बढ़ जाएगा, सीसीएम पे आओगे एक और शेल बढ़ जाएगा। आया समझ में? Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. And अगर distance increase हो रहा है मतलब atomic radius बढ़ रही है। As a result of this, the atomic size increases in spite of the increased nuclear charge. Electrons बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, लेकिन वो सेम शेल नहीं, एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जा रहा है, तो एटम बड़ा होता जाता है। पीरियड में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते थे सेम शेल में ऐड हो रहे थे, ग्रुप में एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका है 2,1, इसमें 2 ही शेल है, लेकिन सोडियम का है 281, एक एक्स्ट्रा शेल आ गया ना, 2 नहीं 3 शेल है, 1 2 3। पोटेशियम का क्या है 2881, 4 शेल है। तो शेल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन शेल भी बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज जो है वो, रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, आया समझ में ये पूरा पैटर्न? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या कैरेक्टर है, कौन ज्यादा मेटेलिक है, कौन कम मेटेलिक है, कौन ज्यादा नॉन मेटेलिक है, कौन कम नॉन मेटेलिक है। ठीक है, कहीं कहीं पे बीच में एलिमेंट्स ऐसे भी है ना जो मेटेलिक भी होते हैं और नॉन मेटेलिक भी होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है। ट्रेंड देखेंगे हम लोग, उतार चढ़ाव क्या है। यूज योर ब्रेन पावर, लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, क्लासिफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आते हैं पीरियोडिक टेबल पे फिर से, थर्ड पीरियड में आपको मेटल नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करना। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए और मुझे पता करना है कि इसमें से मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से हैं। तो ये पैटर्न हमने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था तब मैंने आपको बताया था कि इसके आसपास मेटलॉइड होते हैं, इसके राइट में नॉन मेटल होते हैं, इसके लेफ्ट में मेटल होते हैं। तो एकदम क्लियर है यहाँ पे कि ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों क्या है, ये तीनों है मेटल। खाली एम लिख रहा हूं मेटल के लिए, या METAL लिख दो यार, नहीं तो फिर ना मेटलॉइड में कंफ्यूजन होगा। सिलिकॉन अभी के लिए छोड़ दो बिकॉज इसने बोला है खाली मेटल नॉन मेटल बताओ। दिख रहा है, क्योंकि सिलिकॉन एक मेटलॉइड है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। मैंने आपको बताया था आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है उसमें चिप्स होते हैं जो सिलिकॉन से बनते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज सिलिकॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज बताता है।
उसके बाद जो है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है। अर्गोन भी नॉन मेटल है, लेकिन अर्गोन एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट है जिसको नोबल गैस बोलते हैं। तो यहां पे थर्ड पीरियड में आप देखेंगे तो ये पहले 3 मेटल है, बीच में एक मेटलॉइड है, और उसके बाद जो 4 है वो नॉन मेटल है। आया समझ में? तो ये आंसर हमने कर दिया है कि थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गोन नॉन मेटल्स है। ठीक है, फर्स्ट वाला कर लिया हमने। सेकंड बोल रहा है ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर द मेटल्स, लेफ्ट और राइट? बताओ जल्दी कमेंट्स में, लेफ्ट साइड में मेटल्स है कि लेफ्ट साइड में नॉन मेटल्स हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर देना। ये मैं नहीं दे रहा बिकॉज टेबल में लेफ्ट राइट तो आप बता ही सकते हो यार। थर्ड देख लो, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल्स? इसका आंसर जो भी है उसका ऑपोजिट आंसर थर्ड वाला आएगा। नॉन मेटल्स राइट में है ना? चलो नेक्स्ट जाते हैं आगे। इट इज सीन दैट द मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट। आंसर भी दे दिया इसने सेकंड क्वेश्चन का। द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर, क्लोरीन आर टुवर्ड्स द राइट। द मेटेलॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन दीज टू टाइप्स। मैंने आपको बताया सिलिकॉन ऐसा है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है, और वो इनके बीच में है। पहले मेटल्स हैं, फिर मेटेलॉइड है, फिर बाजू में नॉन मेटल्स है। A similar pattern is also observed in other periods. सारे periods में यही pattern दिखता है almost. It is seen that the zigzag line separates the metals from non-metals in the periodic table. Elements appear to have arranged in such a way that metals are on left side of this line, non-metals on the right side, and metalloids are along the border of this line. How did this happen? ये अभी नीचे explain किया हुआ है. Let us compare the characteristic chemical properties of metals and non-metals. ये क्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हुआ कि वो लाइन के लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स हैं, राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स हैं, और वो जिगजैग लाइन जो बनती है वहां पे मेटलॉइड्स है। ये हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखा था। इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूले ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स दैट द केटायन इन देम इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेटल व्हाइल द एनायन फ्रॉम अ नॉन मेटल। ये कोई आयोनिक कंपाउंड्स के केटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं। From this it is understood that metal atoms have a tendency to form a cation by losing its valence electron. Metal बहुत ही, आप बोल सकते हैं दया वाला आदमी है, बहुत ही बड़े दिल वाला आदमी है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो खुद में से एक नेगेटिव चार्ज उसका गया तो खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। जो मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे, उसने नेगेटिव दे दिया तो खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 पॉजिटिव होगा। अगर उसने 2 दे दिया तो 2 पॉजिटिव होगा, करेक्ट। 3 दे दिया तो 3 पॉजिटिव होगा। आया समझ में? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट. On the other hand, an atom of a non-metal has a tendency to form an anion by accepting electrons. नॉन मेटल थोड़ा ग्रीडी है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सपोज अगर एक नॉन मेटल है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव होता है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो उसका चार्ज हो जाएगा माइनस। अगर उसने 2 ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 माइनस, 3 ले लिया तो 3 माइनस। जैसे क्लोरीन का आपको पता होगा, क्लोरीन जनरली 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन का चार्ज 1 माइनस आ जाता है। आपने NaCl में देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। Has a tendency to form an ion by accepting electrons from outside in its valence shell. We have already seen that ions have a stable electronic configuration of a noble gas. यहाँ पे क्लोरीन ही देख लो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो उसमें 17 है ना एटॉमिक नंबर, तो मुझे पता है कि पहले में 2 जाएगा, सेकंड में 8, 10 गया, और तीसरे में 7, 17 हो जाएगा ना। देखो 17 है तो 2 + 8 10 + 17। पहले में 2 की कैपेसिटी होती है शेल की, सेकंड की 8 की होती है, तीसरे की 18 की होती है, बट यहाँ पे 7 में काम बन रहा है। अगर क्लोरीन को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्लोरीन तो बहुत खुश हो जाएगा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो ये 7 क्या बन जाएगा? 8। तो उसका ऑक्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर उसने नेगेटिव चार्ज लिया तो ये 7 8 बन जाएगा, लेकिन उसका चार्ज क्या हो जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। उसके पास थे 2 8 7, उसका 1 एक्स्ट्रा लिया इसलिए Cl माइनस। अब ये Cl माइनस स्टेबल है। क्यों है स्टेबल?
बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 288। 288 किसका कॉन्फिग है? अर्गॉन का। इसलिए आप बोल सकते हो कि क्लोरीन ने अर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। देखो ना, इसका 18 है ना, 18 मतलब क्या? 288। देखो 2 + 8 10, 10 + 8 18। ये अर्गॉन का है, दिख रहा है? Cl माइनस का सेम आ गया है। कैसे आया सेम? Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी का छीन लिया है, ठीक है? तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो गया। और जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है तब ये स्टेबल होते हैं, ठीक है? फालतू में ऐसे गुस्सा नहीं होते। तो यहां पे देखो, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयंस हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस, अर्गॉन का बन गया था ना। हाउ इज द एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल डिटरमाइंड? कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे डिसाइड होगा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? All the electrons in any atom are held by the attractive force exerted on them by the positively charged nucleus. इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के कौन रखता है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स को भटकने का बहुत शौक है। न्यूक्लियस पे जो सेंटर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? ये न्यूक्लियस है, उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। अगर उनको पकड़ के नहीं रखा तो भाग जाएंगे वो, ठीक है? तो ये न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ खींच के रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके जाना होगा तो कोई फ्री में नहीं लेके जाएगा, उसको ताकत लगा के इससे खींचना पड़ेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक और शेल बाहर शेल, ये बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। जो इनर शेल है वो तो न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में है ना, ठीक है? उनके बीच की दीवार है। Because of their presence, the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electrons is somewhat less than the actual nuclear charge. ये जो बीच में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज लगाता है ना, इनर शेल पे ज्यादा होता है। वैलेंस शेल जो होता है ना, बाहर वाले शेल, सपोज ये वैलेंस शेल है तो ये कितना दूर हो गया ना, ये बेचारा न्यूक्लियस ये वाले शेल पे चार्ज लगाएगा, इधर लगाएगा, थक जाएगा थोड़ा, इधर तक पहुंचते पहुंचते चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा, ठीक है? अगर +3 का चार्ज ले रहा है तो यहां पे हो सकता है +3 फील हो, सेकंड पे थोड़ा कम हो, थर्ड पे बहुत कम होगा। तो तीसरे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, समझ लो बैक बेंचर्स हैं। बैक बेंचर्स कैसे? टाइम पास करते ही रहते हैं, टीचर पढ़ा रही है तो भी, अभी भी कर रहे हो मुझे पता है, ठीक है? तो वो कहीं पे भी घूम सकते हैं। बैक बेंचर्स जैसे क्लास के बाहर घूमने भाग जाते हैं, तो ये भाग सकते हैं बिकॉज इन पे इतना कंट्रोल नहीं है टीचर का। Thus, the number of valence electrons in metals is small, 1 to 3 ही होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में नहीं होते हैं, ठीक है? Also, the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small. छोटा होता है बिकॉज शेल बड़े होते हैं और बाहर वाले शेल पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाते। As a combined effect of these two factors, metals have a tendency to lose the valence electrons. जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो भाग जाते हैं, बोलते हैं भाई मेरे को इधर नहीं रहना, मैं तो घूमने जाऊंगा। तो वो भाग जाते हैं किसमें? मेटल्स में। नॉन मेटल्स में उल्टा है भाई, ये मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स भागे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। तो ये कैटायन फॉर्म होता है एंड स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, ठीक है? जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये भाग जाएगा क्योंकि दूर है काफी न्यूक्लियस से, थर्ड शेल में। अगर ये एक भाग गया तो नेगेटिव चार्ज गया, तो सोडियम क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा 28। एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और 28 देखो ऑक्टेट बन गया ना, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल बन गया, करेक्ट? और ये जैसे ही स्टेबल बन गया हम लोग इसको बोलते हैं कि इसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिला, ठीक है? दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। ये डिफाइन करता है कि वो कितना मेटेलिक है। आया समझ में? जैसे सोडियम देख लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281, ठीक है? दिख रहा है? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। अभी तीसरा शेल है ना, उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं लगता न्यूक्लियस में से, पॉजिटिव चार्ज में से। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इन पे बहुत फोर्स होता है, इन पे भी बहुत होता है, लेकिन इस पे इतना नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? भाई मैं तो निकल लूंगा, तो ये निकल जाता है। तो देखो तीसरा शेल गायब हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही शेल बचे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने देखो, ये एक चला गया तो ये वाले शेल में तो 8 आ गए ना, तो ये हो गया 2,8, और ये एक चार्ज पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है ना, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो ये Na से बन गया Na+,
प्लस वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं कैटायन, माइनस वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स में जनरली ऐसे ही होता है कि जो लास्ट शेल होते हैं ना उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लोग भागने में उस्ताद होते हैं। अगर बहुत सारे हो तो बोले कि यार अपन ग्रुप बना के यहां पे ही रहते हैं, बट कम हो तो वो भाग जाते हैं वहां से, जैसे सोडियम में हुआ। जैसे आप पोटेशियम का देखिए सेम होगा, पोटेशियम में भी इधर भी 8 होंगे और एक और शेल बन जाएगा जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी भाग जाएगा, तो बचेगा क्या 2, 8, 8। आया समझ में? ऐसे होता है मेटल्स में। द पीरियोडिक ट्रेंड इन द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स is clearly understood from their position in the modern periodic table। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतना इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, डायग्राम बनाया, वो सब देखकर पता चला कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। बट अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ठीक से देखो तो उसमें जो पोजीशन है ना एलिमेंट्स की, उसी से पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कैसा होगा। ठीक है, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। एक ग्रुप में अगर एलिमेंट्स हैं तो उनके मेटेलिक कैरेक्टर में कोई ट्रेंड है क्या, वो चेक करना है। While going down a group, a new shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electrons। ये बताता हूं मैं आपको, पीरियोडिक टेबल में देख लो एक बार। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो एक एक शेल ऐड हो जाता है। ये जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 1। ठीक है, कितने शेल है गिनो, 1, 2, 3। जैसे आप पोटेशियम पे पहुंचोगे तो कितने हो जाएंगे, 2, 8, 8, 1। कितने शेल है, 1, 2, 3, 4, 4 शेल्स हैं। दिख रहा है, एक शेल बढ़ गया। तो जो न्यूक्लियस होता है ना सेंटर पे, वो जब बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाता है वो कम होता जाएगा, बिकॉज शेल बढ़ते जाएंगे और न्यूक्लियस से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा उनका। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इसके भागने का चांस बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप इसके नीचे आओगे एक और शेल ऐड होगा, इधर एक और होगा, इधर एक और ऐड होगा, तो शेल बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बोलेंगे भाई हम तो यहां से निकल लेंगे, तो न्यूक्लियस को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ग्रुप में आप जैसे नीचे नीचे जाते हो शेल्स बढ़ते जाते हैं, वही लिखा है वो पैराग्राफ में। While going down a group, a new shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electrons। Valence electrons मतलब जो outermost shell है वो वाले electrons। This results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electrons। क्या बोलना चाह रहा है कि न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, पावर कम हो गया। बैक बेंचर हो, पता है ना, टीचर पहले 2 बेंच में 3 बेंच में अच्छे से ध्यान दे सकता है, आगे लास्ट बेंच वाले पे ऐसे ही बोल देगा ए आवाज मत कर, पता भी नहीं है क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं होता। वैसे ही न्यूक्लियस को भी नहीं पता होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। वो इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। ऑल्सो द पेनल्टीमेट शेल, लास्ट से जस्ट पहले वाला, ठीक है, अल्टीमेट नहीं, पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट, वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स द आउटरमोस्ट शेल। कब बनता है, जब लास्ट वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स भाग गए तो उसके पहले वाला शेल जो होता है वो बन जाता है आउटरमोस्ट शेल। द पेनिल्टिमेट शेल इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। देयरफॉर जो भी केटायन बना हैज अ स्पेशल स्टेबिलिटी बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब स्टेबिलिटी 100% है वहां पे। ड्यू टू दिस the tendency of the atom to lose electrons increases further because सबको क्या चाहिए लाइफ में, स्टेबिलिटी। तो वो जो सोडियम का आयन भी था उसको, सोडियम को स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को जाने दिया। फिर क्या बन गया, वो बन गया 281 से 2,8, और ये बनने में सबको बहुत मजा आता है, इसलिए सोडियम बन भी जाता है। बोलता है यार एक इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं यार, लाइफ में मजे करते हैं। ठीक है, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जनरली मेटल्स जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दूसरे के। मेटल एकदम बड़े दिल वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बड़े दिल वाला मतलब पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर द फॉलोइंग ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। क्योंकि आप ग्रुप में नीचे नीचे जाते हो तो शेल बढ़ते जाते हैं, शेल बढ़ते हैं तो लास्ट वाले शेल पे कंट्रोल कम होता जाता है और वो एकदम इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है।
जितना इजीली वो दे देगा उतना ही ज्यादा मेटल कहलाएगा। तो ऐसे बोलेंगे ना सबसे बड़ा मेटल कौन, तो ऊपर से जाएंगे नीचे तक ग्रुप में, तो नीचे जो होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा मेटल होगा वो ग्रुप में, क्योंकि उसका दिल सबसे बड़ा है, वो बिना आवाज किए अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो while going down the group the metallic character of elements increases. While going from left to right within a period the outermost shell remains the same. पीरियड में क्या होता है, वही शेल में, लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होते जाते हैं। However, the positive charge of the nucleus goes on increasing, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना। और आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस जो है वो भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो सेंटर पे पावर है ना वो बढ़ जाता है और बाहर वाले शेल को वो खींच के अंदर रखता है, एटॉमिक रेडियस कम हो गई तो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जाने नहीं देता, वो पकड़ के रखता है एकदम विद इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, द टू फैक्टर्स नेमली द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, एक तो चार्ज भी बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस भी कम हो रहा है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज बढ़ जाता है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के नहीं भाग सकते, उनको एकदम टाइट पकड़ के रखा जाता है। Therefore, the valence electrons are held with greater and greater attractive force. This is called electronegativity of an atom. छोड़ देना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सब कुछ अपने पास रखना, ग्रीडी एकदम लालची बने रहना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम अनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल क्या कर रहे थे, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे और कैटायन बन रहे थे, पॉजिटिव बन रहे थे। आगे जाएंगे लेफ्ट टू राइट में तो क्या बनते हैं, एनायन। एनायन क्यों बनते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये टेंडेंसी बढ़ते जाती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एक बार पीरियोडिक टेबल पे आ जाओ। आप ये वाला पीरियड देखो और ये वाला ग्रुप देखो। ये वाले पीरियड में क्या होता है, जैसे आप आगे जाते जाते हो राइट साइड में, तो क्या होता है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है लास्ट शेल में। करेक्ट, जैसे जैसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है क्या हो जाएगा, जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो भी बढ़ता जाएगा और वो बाहर वाले शेल को अपनी तरफ और जोर से खींचेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाओगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां पे वो फोर्स इतना हाई नहीं है, ये मेटल है, लेकिन इसके आगे जाते जाओगे तो वो फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। सोडियम तो को बोलता है चल ठीक है थोड़ा जान देता हूं, मैग्नीशियम में थोड़ा जान देगा, एल्यूमिनियम में भी हो सकता है थोड़ा सा जाने दे, बट उसके बाद वो जाने ही नहीं देता, वो एकदम टाइट पकड़ के रखता है। जहां तक यहां पहुंचता है ना फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में, वो इलेक्ट्रॉन देने के बदले लेने लग जाता है। ठीक है, क्लोरीन में हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन लेके वो Cl- बन जाता है। ओके, तो आप देखेंगे तो यहां पे मेटल्स हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जा रहा है वो मेटल कैरेक्टर कम होता जा रहा है और क्या बनते जा रहे हैं, वो नॉन मेटल। ट्रेंड ऐसा है। ओके, जब आप इसमें बात करेंगे ऐसे तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। आप लिथियम से सोडियम पे आए, देखो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, अब इसमें 2 ही शेल है तो लास्ट वाले शेल को थोड़ा तो टाइट पकड़ के रखा होगा, लेकिन जैसे ही सोडियम पे आएगा लास्ट वाला शेल और दूर हो गया, पोटेशियम पे आया और दूर हो गया। जैसे जैसे आप नीचे आओगे शेल्स बढ़ते जाएंगे तो दूरी बहुत बढ़ जाएगी। तो मेटल्स क्या बोलेंगे, यार ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी मगजमारी कौन करेगा, इसको जाने देते हैं यार, तो वो बहुत ही इजीली डोनेट कर देते हैं। जितना ज्यादा दूर उतना इजीली वो डोनेट हो जाते हैं, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो बढ़ता जाता है। जबकि मैंने पीरियड में बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाता है, कौन बढ़ता जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आया समझ में ट्रेंड। ये ऑलवेज रिमेंबर में देखो क्या दिया है, व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड्स इन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब मेटेलिक। अगर ये वर्ड याद रखने में दिक्कत हो रही है तो सोच लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटेलिक। मेटेलिक का दिल बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी नहीं पॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होगी ना। पीरियड में क्या होता है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। हमने देखा था जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो मेटल्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्या बढ़ते जाता है, नॉन मेटल्स। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट हायर द रिएक्टिविटी। ये जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा ये रिएक्टिव होंगे। रिएक्टिव माने इसको किसी के चीज के साथ रखोगे तो झगड़ा करके कुछ रिएक्शन करके नया बना लेंगे, ऐसे सोचने का। और रिएक्टिव कम मतलब दोनों को साथ में रखो कि दोनों मस्त साथ में मिलकर खेलेंगे, बैठे रहेंगे साथ में, रिएक्शन नहीं होगा उसमें, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स? अभी हमने बताया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किससे आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए वो नॉन मेटल्स होते हैं। आया समझ में? तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बना लेते हैं? अनायन। ये बनाने की जो आदत है, इसके कारण वो नॉन मेटल्स होते हैं। What is the expected trend in the variation of non-metallic character of elements from left to right in a period? यहां पे दिया हुआ है देखो, left to right in any period the electronegativity of elements goes on increasing. इसका मतलब क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जा रही है लेफ्ट टू राइट में। What would be the expected trend in the variation of non-metallic character of elements down a group? ग्रुप में क्या होता है? जैसे जैसे आप ग्रुप में जाते हो नीचे, क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब वो नॉन मेटल से कम नॉन मेटेलिक बनते जा रहे हैं। तो जो वेरिएशन है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो कम होते जाएगा जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ग्रुप में। ग्रुप वर्टिकल होते हैं, पीरियड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स यहीं पे दिए हुए हैं आपको। ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। हैलोजन क्या है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 है ना, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस के जस्ट पहले वाला, ये वाला ग्रुप 17, ठीक है। ये वाले ग्रुप की बात हो रही है। और जनरली जब भी आप ये ग्रुप डिस्कस करोगे ना, ये चार चीजें ही आप हमेशा डिस्कस करोगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, इसको ब्रोमाइन भी बोलते हैं, ब्रोमीन भी बोलते हैं, और आयोडीन जो आपके नमक में होता है, करेक्ट। क्लोरीन स्विमिंग पूल में होता है, फ्लोरीन आपके टूथपेस्ट में होता है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना 17 ग्रुप के, इसको अलग एक नाम भी दिया गया है हैलोजन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको स्टडी किया जाता है बहुत ज्यादा डिटेल में जब आगे जाके आप 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर आप केमिस्ट्री में मेजर करते हैं, शायद आपका बैचलर्स केमिस्ट्री में हो, तब आप हैलोजन्स को बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब इनके बारे में क्या दिया है ग्रेडेशन? बहुत ही सिंपल चीजें दी गई है वहां पे। पहले तो बोला गया है कि इसको हैलोजन बोलते हैं, और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? X2, X के जगह पे वो एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर फ्लोरीन है तो यहाँ पे फ्लोरीन का F आ जाएगा, देखो F2। अगर क्लोरीन है तो Cl2 फॉर्मूला, ये 2 स्टैंडर्ड रहेगा। X के जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ब्रोमीन है तो Br आएगा, और आयोडीन है तो I आएगा, ठीक है। इसमें ग्रेडेशन क्या है? इनके फिजिकल स्टेट में ग्रेडेशन है। फिजिकल स्टेट माने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो गैसेस है, जबकि ब्रोमीन है वो लिक्विड है। आप नीचे नीचे आते गए, पहले गैस था, फिर गैस था, फिर उसके बाद लिक्विड आया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आया आयोडीन, वो तो सॉलिड बन गया। ग्रेडेशन दिख रहा है? गैस से लिक्विड बना, लिक्विड से सॉलिड बना। ऐसा ग्रेडेशन हैलोजन फैमिली में ऑब्जर्व किया गया। बस आपको इतना सा दिया है, पता नहीं क्यों इतना कम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे एक डू यू नो दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? एक मेटल, एम मतलब मेटल, एम को एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ये एम के जगह पे आप कोई भी मेटल डाल सकते हो। उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता है? वो मेटल का एक हाइड्रोक्साइड बनता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक जनरल केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। ये मेटल की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, बेरिलियम डाल सकते हो तो आ जाएगा Be, एम की जगह पे आ जाएगा Be, बाकी सब सेम। मैग्नीशियम डाल सकते हो, कैल्शियम डाल सकते हो, स्ट्रोंशियम डाल सकते हो, बेरियम डाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जब आप ये एलिमेंट्स ऐसे एक एक करके डालते जाएंगे और रिएक्शन देखेंगे तो क्या होता है कि जब आप नीचे जा रहे, यू गो डाउन द सेकेंड ग्रुप, द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कलीन अर्थ मेटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कितना इजीली हो रहा है। जब आपने बेरिलियम रखा इधर, तो बेरिलियम क्या बोलता है? भाई मैं तो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत पसंद है पानी, वो मस्त स्विमिंग करेगा अंदर। जब मैग्नीशियम रखा, मैग्नीशियम भी ऐसे ही नहीं रिएक्ट करता, बट अगर आपने ये पानी गर्म कर दिया, धुआं बना दिया, उसका स्टीम बना दिया, तो बोलेगा ठीक है चल यार फिर मैं रिएक्ट कर लूंगा, ठीक है। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम को आपने ऐसे ही पानी में डाला ना, तो सीधा रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे और हाइड्रोजन गैस छोड़ देंगे वहां पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो बेरिलियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, मैग्नीशियम पानी के साथ नहीं करेगा, लेकिन पानी का दूसरा फॉर्म जो है स्टीम, उसके साथ रिएक्ट करेगा। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम तो ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो इनका एक रिएक्टिविटी का ग्रेडेशन है
वो ग्रेडेशन ऑब्जर्व करने मिलता है केमिकल प्रॉपर्टी में, बढ़ता जा रहा है ग्रुप में। बस एक ऐसे ही डू यू नो दिया हुआ है, इसके बारे में कोई पूछने नहीं वाला आपको, ठीक है। तो यहां पे अपना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है खत्म। ये बहुत ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये बहुत ज्यादा इजी है याद करने के लिए। जितनी थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, इतनी थियरी बेस पे क्वेश्चंस इसमें होते भी नहीं है। इसके क्वेश्चंस काफी सिंपल है, अगर आप देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा सिंपल है, इतनी थियरी करने की जरूरत नहीं थी, बट थियरी दी थी इसलिए मैंने आपको पूरी करा दी है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड हमने पूरे चैप्टर का समझा है डिटेल में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा आपको, मैं ट्रिक्स दूंगा ग्रुप्स और पीरियड्स याद करने की, जैसे कि NAMG ALS ये सब जो है, ये आपको याद कैसे करना है, कौन किसके बाद आएगा, वो उसकी ट्रिक मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और ये वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि आपका चैनल और आगे बढ़े। और जितने ज्यादा लोग वीडियोस देखेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको। ऊपर ऊपर से 2-3 क्वेश्चंस करा देंगे, टेक्स्ट बुक के 2-3 पैराग्राफ्स करा देंगे और बोलेंगे बाकी सब होमवर्क। यहाँ पे मैं एक एक वर्ड पढ़ पढ़ कर आपको बताता हूं कि क्या दिया हुआ है। तो कर लो सब्सक्राइब और बाजू में बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।